गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ संगीता खरे। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? कैसे आपकी स्टडी चल रही है? यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा आपसे बात करना चाहूँगी। दोज हु आर अपियरिंग फॉर अपकमिंग जून नेट एग्जाम means now it's not going to happen due to that COVID-19 in month of June. It's supposed to be in September. जो लोग अभी जून के एग्जाम के लिए तैयारी जो स्टूडेंट्स कर रहे थे, सबको मालूम है कि इस कोविड-19 की वजह से एग्जाम की डेट एक्सटेंड होते होते अभी एग्जाम कब होगा ये भी अभी फिक्स नहीं है, मंथ भी डिक्लेयर नहीं है, डेट भी डिक्लेयर नहीं है। तो ये हमारे लिए शायद एक गोल्डन पीरियड है उन स्टूडेंट्स के लिए जो वर्किंग भी थे या जो रेगुलर अपना स्टडी में थे, पीजी फाइनल ईयर का जिनका था। तो आपके लिए एक ऐसा पीरियड मिला हुआ है जिसका आपको फुल यूटिलाइजेशन करना है आपकी स्टडी के लिए। ऐसा टाइम शायद आपको आपकी रेगुलर एक्टिविटीज में, आपकी स्टडी में या दोज हु आर इन वर्किंग जो जॉब भी कर रहे हैं उसके साथ में तैयारी कर रहे हैं, शायद आपको ऐसा टाइम नहीं मिल पाता। तो हर एक निगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिविटी को कैसे खोजना है ये भी हमारी एक पर्सनालिटी का एक हिस्सा है, क्योंकि जो नेट का एग्जाम है एक नेशनल लेवल का एग्जाम है, इसमें आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी का पूरा एक एक्सट्रैक्ट होता है इसका रिजल्ट। आप सिर्फ सिलेबस को अकेला पढ़कर इसको क्वालिफाई कर कर आगे नहीं बढ़ सकते। आपकी पर्सनालिटी में कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिन पर अगर आप अच्छे से कमांड करेंगे तो आपकी सफलता के रास्ते और आसान हो जाते हैं। अगर हर टाइम हम ये सोचते रहेंगे कि ये कोविड-19 है, ये है, वायरस की वजह से नहीं हो रहा है या हम अपने फ्रेंड्स से नहीं मिल पा रहे हैं, हमारी रेगुलर एक्टिविटीज नहीं हो पा रही हैं, हम सिर्फ उस टाइम को ये सोचने में वेस्ट कर रहे हैं जिसको हम एक पॉजिटिविटी में लाकर फुल यूटिलाइजेशन स्टडी के लिए कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पर आज आप सबसे जो मेरे लर्नर्स हैं, स्पेशली जो स्टूडेंट्स स्टेज पर हैं, जिनको ऐसा कभी भी लगता है कि ये सिचुएशन खत्म होने के बाद जब हमारी चीजें रेगुलर एक्टिविटी में आएंगी तब हम स्टडी स्टार्ट करेंगे, आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आपके लिए एक एक मिनट, एक एक इस मोमेंट को, हर दिन को जो अभी आपके पास फ्री है, आपकी रेगुलर एक्टिविटीज के अपार्ट फ्रॉम जो टाइम आपको मिला है उसको आप पूरा स्टडी में लगा दें। अभी भी आपके पास टाइम है। 60 डेज इज मोर देन इनफ। जितना टाइम आप पेपर फर्स्ट के लिए दे रहे हैं उतना ही इक्वल टाइम डेडिकेशन और उसकी प्रिपरेशन सेकंड के लिए भी आपको उतना ही माइंड सेट करके चलना है, तो आपकी सफलता निश्चित हो जाती है। नेट और जीआरएफ की दूरी बहुत कम होती है, लेकिन उसमें एक ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का बहुत बड़ा फर्क होता है। जैसा कि आज करवंदे सर ने भी अपने लेक्चर में, आप सबने अब सुना होगा, एक हमारा लाइव था फेसबुक पर, सर ने काफी अच्छे से उसके टिप्स और ट्रिक्स बताए कि पर्सनालिटी की कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो हमें आगे ले जाते हैं। आप सबको उन पर ध्यान देना है और उस तरीके से अपना टाइम मैनेजमेंट कीजिए, अपनी पूरी प्लानिंग कीजिए, क्योंकि प्लानिंग एक सबसे बड़ा हिस्सा होती है सफलता का। तो आपके रास्ते ऑटोमेटिकली बनते जाएंगे। एंड आई होप कि, हाँ, वन मोर थिंग हियर आई हैव टू मेंशन, टुमारो इज द लास्ट एक्सटेंडेड डेट ऑफ नेट। 2-3 बार डेट एक्सटेंड होने के बाद में कल 15 जून लास्ट डे है। तो दोज हु आर न्यू, जिन्होंने अभी तक प्लान ही नहीं किया था कि उनको इस एग्जाम में, इस वाले सेशन में अपियर होना है, उनके लिए अभी भी टाइम है। आज भी आप मिडनाइट तक एंड टुमारो मॉर्निंग आप अप्लाई कर सकते हैं नेट के लिए। रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, फीस पे कीजिए और आपके पास तैयारी के लिए भी सफिशिएंट टाइम होगा। तो दोज हु आर न्यू थ्रू दिस चैनल, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सारे आने वाले अपडेटेड वीडियो जो रिलेटेड रहेंगे पेपर फर्स्ट से वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। लास्ट मैंने 2 वीडियो यहाँ पर अपलोड किए थे, डिडक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग एंड अप्रोच जो था डिडक्टिव इंडक्टिव का रिसर्च अप्रोच। आप सब उनको देखें, वो आपका एक बैकग्राउंड हो सकता है रीजनिंग के लिए, जो बिल्कुल बिगनर थे, जिनको रीजनिंग के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी वो। आज का जो टॉपिक है, आज मैं जो लेने जा रही हूँ टॉपिक, वो है मेरा क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे हम। समझने की कोशिश कीजिए, डायग्राम स्क्रीन पर है।
इस एक डायग्राम को जानने से ही आप कई टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए अटेंटिवली यू हैव टू बी नॉन एवरी टर्म ऑफ दिस डायग्राम। कंट्री क्या रहता है, सब कंट्री क्या है, सब अल्टर्न क्या है, सब अल्टर्न क्या है, पॉजिटिव सब अल्टर्न क्या है, निगेटिव सब अल्टर्न क्या है, इसको समझेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड दिस डायग्राम। क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। द कैटेगरिकल प्रीपोजिशन having a same subject and predicate terms may differ in quality and quantity or in both. This differing is called अपोजिशन। जो कैटेगरिकल प्रोपोजिशन होता है उसमें सब्जेक्ट एक जैसा रहेगा, प्रेडिकेट भी एक जैसा रहेगा, लेकिन उनमें जो डिफरेंस रहता है वो होता है क्वालिटी एंड क्वांटिटी का, या फिर दोनों का भी हो सकता है। इस डिफरेंस को ही हम क्या कहते हैं, अपोजिशन बोलते हैं। जैसे ए और ई के बीच में, ई और ओ के बीच में, आई और ई के बीच में, ए और आई के बीच में, there are four conditions are there, five conditions are there, four are primary condition and fifth condition contradictory is common condition। इस डायग्राम में हम समझेंगे। लास्ट ईयर के जो एग्जाम सेट रहे हैं, क्वेश्चन पेपर रहे हैं, उसमें एनटीए ने जब से इसको एग्जाम एनटीए के पास आया है सीबीटी मोड में, तो इस डायग्राम के ऊपर काफी क्वेश्चन, क्योंकि वहां पर देयर आर नंबर ऑफ पेपर सेट होते हैं, क्योंकि दो दो एक दिन में दो दो पेपर होते हैं, 6 डेज में पेपर होते थे, 12 सेट रहते थे। हर एक सेट में इस यूनिट के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर 2 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, देयर आर द फ्यू क्वेश्चन इन प्रीवियस ईयर एग्जाम वेयर अंडरस्टैंडिंग द टर्म सच एज कंट्राडिक्टरी, contrary, subalternation and subcontrary may help in finding solution by observing this diagram only. So let's understand this diagram. There are 4 conditions are here. First we will to understand contradictories. Contradictory होता क्या है? Contradictory जो यहाँ पर सेंटर में है, कंट्राडिक्टरी, यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ। कंट्राडिक्टरी को देखेंगे आप, जो सेंटर में है। कंट्राडिक्टरी क्या होता है, ये कंट्राडिक्टरी सेंटर मतलब ये चारों के लिए है। चारों में कैसे है, ए जो है, ए को बोलते हैं यूनिवर्सल एफर्मेटिव, इसको कैपिटल ए से यहाँ पर डिनोट करते हैं। ए मीन्स यूनिवर्सल एफर्मेटिव। तो ए के सामने यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पे देखेंगे, मैं यहाँ हाईलाइट कर रही हूँ। ए के सामने ओ है। ओ क्या होता है, ये होता है आपका पर्टिकुलर निगेटिव। ओके, इस अंडरस्टैंड, ये चारों पहले हम प्रीपोजिशन को समझ लेंगे कि किस चीज को डिनोट करते हैं। ये यहाँ पर डिनोट करता है यूनिवर्सल। ए मीन्स ऑल, ऑल मीन्स यूनिवर्सल एफर्मेटिव, ई मीन्स नो, नो मीन्स यूनिवर्सल नेगेटिव, एंड हियर इज आई मीन्स particular affirmative, particular affirmative means some, and o means particular negative, particular negative means some not. I repeat it. A means universal affirmative, universal affirmative means all, denoted by capital A, and e is universal negative, denoted by capital E, means no, and I means particular affirmative, denoted by I, and some, and it particular affirmative, that is some, and o means particular negative, means some not. So these are the meaning of the 4 प्रीपोजिशन। जो हमारे सामने 4 प्रीपोजिशन है। ए होता है जिसमें सारे अफर्मेटिव हैं, ऑल अफर्मेटिव, जिसमें ऑल नेगेटिव है मतलब यूनिवर्सल नेगेटिव, जिसमें कुछ पॉजिटिव है यानी कि पर्टिकुलर अफर्मेटिव, जिसमें कुछ नेगेटिव है सब्जेक्ट मतलब कुछ नेगेटिव है यानी कि कुछ सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं है मतलब पर्टिकुलर नेगेटिव। आई होप इट्स क्लियर नाउ। अभी हम कंट्राडिक्टरी फर्स्ट कंडीशन को यहाँ पर समझेंगे। कंट्राडिक्टरी जो पोजीशन होती है यहाँ पर, कंट्राडिक्टरी जो पोजीशन है मींस ए के सामने जैसे ओ आ रहा है तो ए का कंट्राडिक्टरी क्या होगा, यहाँ पर ओ होगा। ए का कंट्राडिक्टरी ओ है, ई का कंट्राडिक्टरी आई है। वैसे ही हम इसको रिवर्स में देखेंगे कि ओ का भी कंट्राडिक्टरी ए है और आई का भी कंट्राडिक्टरी ई है। मींस कंट्राडिक्टरी ऑफ ए इज ओ, वाइस वर्सा कंट्राडिक्टरी ऑफ ओ इज ए। Likewise, contradictory of E is I and contradictory of I is E. Means if A is true
O must be false. Contradictory means opposite. If A is true, O must be false. If E is false, I must be true. अगर A true है तो O को false होना पड़ेगा, ये contradictory condition बोलती है. अगर E ट्रू है तो I को फॉल्स होना पड़ेगा. अब हम इसके अपोजिट में भी देखेंगे कि अगर I ट्रू है तो E को फॉल्स होना पड़ेगा, अगर O ट्रू है तो A को फॉल्स होना पड़ेगा. कोई भी प्रपोजिशन इसकी वैल्यू ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है. इन जो चारों के बीच में जो हम एक रिलेशन देख रहे हैं, जिसमें फर्स्ट रिलेशन है हमारा कंट्राडिक्टरीज. कंट्राडिक्टरीज क्या होता है? इसके सामने जो कंट्रास्ट में होता है, इसके कंट्राडिक्टरी में कौन है? ए के कंट्राडिक्टरी में ओ है, तो ए का जो पोजीशन होगी उसके अपोजिट पोजीशन ओ की होगी. वैसे ही जो ओ की पोजीशन होगी उसके अपोजिट ए की होगी. जैसे ई की जो पोजीशन होगी, सपोज ई फॉल्स है तो आई ट्रू हो जाएगा. अगर आई से लीडिंग स्टेटमेंट है, जैसे आई ट्रू है तो ई फॉल्स हो जाएगा. मीन्स जो इसकी गिवन वैल्यू है उसकी अपोजिट कंट्राडिक्टरी में इसकी वैल्यू रहेगी. आई होप ये कितना आप सबको इतना क्लियर हो गया होगा. कंट्राडिक्टरी मतलब चार प्रीपोजिशन में जिसके एक ए के सामने ओ है, मतलब ए का कंट्राडिक्टरी ओ है. ओ के सामने ए है, मतलब ओ का कंट्राडिक्टरी ए है. ई के सामने आई है, मतलब ई का कंट्राडिक्टरी आई है. आई के सामने ई है, मतलब आई का कंट्राडिक्टरी भी ई है. जिसमें से इसका जिसका भी वैल्यू हमें मालूम है उसका अपोजिट वैल्यू उसकी कंट्राडिक्टरी का होता है. ये आपकी स्क्वायर ऑफ अपोजिशन की फर्स्ट कंडीशन थी, दैट इज कंट्राडिक्टरीज. कंट्राडिक्टरीज में आपको उसके अपोजिट वैल्यू को डिक्टेट करना पड़ता है. आई होप ये क्लियर हुआ आपको. अब हम सेकंड कंडीशन देखेंगे, दैट इज कॉन्ट्रेरीज. कॉन्ट्रेरीज में क्या होता है? कॉन्ट्रेरीज को यहाँ पर मैं हाईलाइट करती हूँ. ए और ई के बीच के रिलेशन को, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि ए और ई के रिलेशन को क्या बोलते हैं, या फिर कॉन्ट्रेरीज में कौन से प्रीपोजिशन का कॉम्बिनेशन होता है. आप दो तरीके से समझेंगे इसको. कॉन्ट्रेरीज के में कौन कौन से दो प्रीपोजिशन होते हैं? एक होता है ए, एक होता है ई. आपको ये पता चल गया. या इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी बोल सकते हैं कि ए और ई के बीच का जो रिलेशन होता है, एक यूनिवर्सल एफर्मेटिव, एक यूनिवर्सल नेगेटिव है. इन दोनों के प्रपोजिशन के बीच की जो कंडीशन होती है उसको कैटेगरिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कॉन्ट्रेरीज. कॉन्ट्रेरीज मतलब वन इज यूनिवर्सल एफर्मेटिव एंड अनदर इज यूनिवर्सल नेगेटिव. तो इन दोनों के बीच का जो कॉम्बिनेशन रहेगा वो इस तरीके से रहेगा. यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कैसा रहेगा. अगर ये दोनों साथ में एक यूनिवर्सल एफर्मेटिव है, एक यूनिवर्सल नेगेटिव है, तो दीज बोथ कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर बट कैन बी फॉल्स टुगेदर. ये दोनों एक साथ में कभी भी ट्रू नहीं हो सकते हैं, ए और ई, बट कैन बी फॉल्स टुगेदर बिकॉज एक इनमें से यूनिवर्सल एफर्मेटिव है और एक यूनिवर्सल नेगेटिव है. ये आपको याद रखना है. यहाँ पर ए और ई बोथ कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर बट कैन बी फॉल्स टुगेदर. ये आपका कॉन्ट्रेरीज है, जो यूनिवर्सल टू यूनिवर्सल के रिलेशन को कॉन्ट्रेरीज बोलते हैं. इसका जो अंडरस्टैंडिंग जो यहाँ पर की पॉइंट आपको याद रखना है वो ये है, दीज बोथ कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर. ए एंड ई कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर बट कैन बी फॉल्स टुगेदर. यस. अभी हम इसका नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं. नेक्स्ट हमारे पास में थर्ड क्या है? पहले हमने कंट्राडिक्टरीज को समझा, फिर कॉन्ट्रेरीज को समझा. अब हम समझते हैं सब कॉन्ट्रेरीज को. सब कॉन्ट्रेरीज क्या होते हैं? आई और ओ के बीच के रिलेशन को हम बोलते हैं सब कॉन्ट्रेरीज. यहाँ पर मैं सब कॉन्ट्रेरीज को हाईलाइट कर रही हूँ. सब कॉन्ट्रेरीज का मतलब आई और ओ. ऊपर क्या था? ए और ई. ए और ई के बीच में क्या था? यूनिवर्सल टू यूनिवर्सल. एक पॉजिटिव था यूनिवर्सल, एक यूनिवर्सल नेगेटिव था. तो इन दोनों के बीच की कंडीशन क्या थी? दीज बोथ कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर बट कैन बी फॉल्स टुगेदर. बट यहाँ पर रिलेशन किसके बीच में है? पर्टिकुलर टू पर्टिकुलर. आई क्या होता है आपका? पर्टिकुलर एफर्मेटिव है. ओ क्या है? पर्टिकुलर नेगेटिव है. तो इनके बीच का जो की पॉइंट यू हैव टू रिमेम्बर वो क्या है? दीज बोथ कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर बट कैन बी ट्रू टुगेदर.
क्यों हो सकता है? ऊपर वाले दोनों साथ में ट्रू क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वो यूनिवर्सल कैटेगरी में है, मतलब उनकी जो वैल्यू है वो यूनिवर्सल में है। एक पूरा ट्रू है, एक पूरा फॉल्स है, यानी एक कंप्लीटली यूनिवर्सल एफर्मेटिव है, एक यूनिवर्सल निगेटिव है। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर एफर्मेटिव है, एक पर्टिकुलर निगेटिव है। तो ये दोनों साथ में ट्रू हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? क्योंकि जब भी हम पर्टिकुलर एफर्मेटिव की बात करते हैं तो पर्टिकुलर एफर्मेटिव का मतलब होता है सम। यानी कि अगर मैं एक आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दूं कि सम टीचर्स आर इंटेलिजेंट, अगर मैंने पर्टिकुलर एफर्मेटिव मतलब सम वाला रहेगा, तो सम वाला एक मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिया दैट सम टीचर्स आर इंटेलिजेंट इफ दिस इज ट्रू। तो अगर मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि कुछ टीचर्स इंटेलिजेंट हैं, तो इसके अंदर एक हिडन मैसेज रहता है कि कुछ टीचर्स, इसका मतलब इंटेलिजेंट नहीं है। तो पर्टिकुलर जो एफर्मेटिव वाला प्रीपोजिशन है इटसेल्फ इट कैरीज पर्टिकुलर निगेटिव, तो इसके अंदर जो हिडन वाला होता है वो पर्टिकुलर निगेटिव इसके साथ रहता है। कैसे? जैसे हम इसको यहाँ पर देखेंगे पर्टिकुलर निगेटिव में। अब मैं यहाँ पर उसी स्टेटमेंट को पर्टिकुलर निगेटिव में बोलती हूँ कि सम टीचर्स आर नॉट इंटेलिजेंट। अगर मैं यहाँ पर ये बोल रही हूँ कि पर्टिकुलर निगेटिव में कि कुछ टीचर इंटेलिजेंट नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ टीचर तो इंटेलिजेंट है, मतलब पर्टिकुलर पॉजिटिव अपने अंदर निगेटिव को साथ लेके चलता है और पर्टिकुलर निगेटिव अपने साथ पॉजिटिव को लेके चलता है, इसलिए ये दोनों साथ में ट्रू हो जाते हैं बट साथ में फॉल्स नहीं हो सकते। जैसे कि ए और ई कॉन्ट्रेरीज में क्या होता था कि ये दोनों साथ में क्या हो जाते थे, ये दोनों साथ में फॉल्स हो सकते थे बट ट्रू कभी नहीं हो सकते। वैसे ही जैसे ये दोनों साथ में ट्रू हो सकते हैं बट साथ में फॉल्स कभी नहीं हो सकते। ये आपको सब कॉन्ट्रेरीज में याद रखना है। अभी इनका एप्लीकेशन कैसे करना है वो हम आगे देखेंगे एग्जाम्पल के साथ में। दिस टाइम इन दिस स्लाइड आपको सिर्फ इनके कंडीशन, इनके रिलेशन और इसकी की टर्म को याद रखना है। तो हमने यहाँ पर 3 कंडीशन को क्लियर कर लिया, एक कंट्राडिक्टरीज को, ऊपर फिर कॉन्ट्रेरीज को, कॉन्ट्रेरीज मतलब ए और ई के बीच का रिलेशन, और सब कॉन्ट्रेरीज का मतलब आई और ओ के बीच का रिलेशन। अभी हमारे पास में 4th और 5th 2 अभी कंडीशन बाकी है डिस्कस करने के लिए, जिसमें से फर्स्ट होती है सब अल्ट्रेशन। सब अल्ट्रेशन मतलब पहले हम यहाँ के इसके बीच की सब अल्ट्रेशन को देखेंगे, आई और ए के, आई ए और आई के बीच में। ए और आई क्या होता है? ए का मतलब है ऑल, ऑल मतलब यूनिवर्सल एफर्मेटिव, आई का मतलब है सम मतलब पर्टिकुलर एफर्मेटिव। तो एक यूनिवर्सल एफर्मेटिव और पर्टिकुलर एफर्मेटिव के बीच में जो रिलेशन होता है उसको बोलते हैं सब अल्ट्रेशन। सब अल्ट्रेशन किसके बीच में? पॉजिटिव प्रीपोजिशन के बीच में, बिकॉज ये दोनों भी पॉजिटिव है, एक यूनिवर्सली पॉजिटिव है और आई वाला पर्टिकुलरली पॉजिटिव है, लेकिन दोनों ही पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव वाला जो सब अल्ट्रेशन है वो ए और आई के बीच में होता है। अच्छा, अब ए और आई के बीच में कैसा रहेगा, यहाँ पर हम इसको एक बार समझ लेते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। यस, इफ ए इज ट्रू मतलब मीन्स यूनिवर्सल, इफ यूनिवर्सल एफर्मेटिव ए इज ट्रू देन आई सपोज टू बी ट्रू। अगर ए ट्रू है तो आई को ट्रू होना पड़ेगा, बिकॉज वन इज यूनिवर्सल एफर्मेटिव एंड अनदर इज पर्टिकुलर एफर्मेटिव। यानी कि ऑल के अंदर सम आ सकता है। अगर हमें ए की वैल्यू मालूम है कि ए ट्रू है मीन्स यूनिवर्सल एफर्मेटिव ट्रू है, तो पर्टिकुलर एफर्मेटिव ऑटोमेटिकली ट्रू होगा। इसका एक एग्जांपल देख के देखते हैं कि अगर मैं कहती हूँ कि इफ स्टेटमेंट all the teachers are intelligent, if this statement is true then what is the पोजीशन ऑफ आई इन सब अल्टरेशन, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। तो जब यूनिवर्सल एफर्मेटिव ऑल का स्टेटमेंट ट्रू है तो इसका सब अल्टरेशन आई होता है, अगर ए ट्रू है तो आई को ऑटोमेटिकली ट्रू होना पड़ेगा। ये हमारा क्लियर हो जाता है। ये हमारा एफर्मेटिव यूनिवर्सल एफर्मेटिव एंड बिटवीन पर्टिकुलर एफर्मेटिव के रिलेशन को हम पॉजिटिव सब अल्टरेशन कहते हैं। अभी एक सिचुएशन हमने ये देखी कि ए वाला ट्रू था तो आई वाला ऑटोमेटिकली ट्रू हो गया, बिकॉज होल में सम आ जाता है। बट इफ अगर मैं ये पता है सिर्फ कि आई ट्रू है और ए के बारे में कुछ नहीं पता है तो सम में होल कभी नहीं आ सकता। अगर आई ट्रू है तो ए की कंडीशन क्या रहेगी? अनडिसाइडेड रहेगी या डाउटफुल रहेगी, बिकॉज आप कभी नहीं बोल सकते कि इस आधार पर, एक यहाँ पर स्टेटमेंट में बताती हूँ कि सपोज सम टीचर्स आर इंटेलिजेंट, इफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू तो ए की पोजीशन क्या होगी? ए का मतलब ऑल टीचर्स आर इंटेलिजेंट। जब आपको सिर्फ इतना मालूम है कि कुछ टीचर इंटेलिजेंट है, मतलब सिर्फ आई की वैल्यू मालूम है,
तो इस आधार पर, इस बैकग्राउंड पर आप ये नहीं बता सकते कि सारे टीचर्स इंटेलिजेंट होंगे। मतलब सम ऑल को अपने साथ में वैलिडिटी प्रूव नहीं करता है। लेकिन ऑल अगर ट्रू था तो आई ऑटोमेटिकली ट्रू क्यों हो गया था? क्योंकि जब सारे टीचर्स इंटेलिजेंट है तो आपके पास कोई डाउट नहीं बचता है कि कोई टीचर इंटेलिजेंट नहीं होगा। बट आई जब है, आई अकेला आपको मालूम है, मतलब कुछ पार्ट में आपको मालूम है कि टीचर इंटेलिजेंट है, तो वो कुछ पार्ट जो इंटेलिजेंट टीचर का है वो ऑल टीचर्स के बारे में वैलिडिटी को नहीं बताता, इस चीज को प्रूव नहीं करता है कि सारे टीचर्स इंटेलिजेंट होंगे। इसलिए अगर ए ट्रू है सब ऑल्टरनेशन में तो आई ट्रू हो जाता है। बट सिर्फ हमें आई की वैल्यू मालूम है कि आई ट्रू है तो ए ट्रू नहीं होगा, ए अनडिसाइडेड या डाउटफुल रहेगा। ये था आपका पॉजिटिव सब ऑल्टरेशन। अभी हम देखते हैं हमारी जो लास्ट कंडीशन है वो है सब ऑल्टरेशन बिटवीन यूनिवर्सल नेगेटिव एंड पर्टिकुलर नेगेटिव। जैसे कि अभी यूनिवर्सल एफर्मेटिव और पर्टिकुलर एफर्मेटिव यानी कि ए और आई के बीच में था, उसी तरीके से अब है ई और ओ के बीच में। ये क्या था हमारा, सबको पहले मैंने बताया हुआ है इसको स्टार्टिंग में। ई मतलब होता है यूनिवर्सल नेगेटिव, ओ का मतलब होता है पर्टिकुलर नेगेटिव। तो इन दोनों के बीच के जो रिलेशन को हम बोलते हैं वो नेगेटिव सबऑल्टरेशन में होता है। अभी ई की पोजीशन में हमें क्या देखना है कि अगर ई फॉल्स होता है, अगर ई फॉल्स होता है तो ओ क्या हो जाता है, ओ डाउटफुल हो जाता है। अगर ई ट्रू होता है, अगर यूनिवर्सल नेगेटिव ट्रू होता है तो ओ की पोजीशन क्या होती है, ओ भी ट्रू हो जाता है। बट अगर ई फॉल्स होता है तो ओ क्या हो जाता है, ओ डाउटफुल हो जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। तो ये हमारी जो चारों कैटेगोरिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन की जो 5 कंडीशन थी, उन पांचों को इस वीडियो में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। बिकॉज these 5 condition going to take the leading question इन अपकमिंग वीडियोज। आपको इसमें से बहुत सारे लीडिंग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक आधार बनेगा ये डायग्राम। इसलिए सबको इसको बहुत अच्छे से समझना है, कंट्राडिक्टरीज को समझना है। एक बार मैं वापस पूरा डायग्राम को रिपीट करती हूँ। ए और ओ, ए के सामने ओ है मतलब ए का कंट्राडिक्टरी ओ है। अगर ए ट्रू होगा तो ओ फॉल्स होगा, ओ ट्रू होगा तो ए फॉल्स होगा, बिकॉज ओ का भी कंट्राडिक्टरी ए है। ई का कंट्राडिक्टरी आई है, ई अगर ट्रू है तो आई फॉल्स होगा। वैसे ही कंट्राडिक्टरी ई है तो आई अगर ट्रू है तो ई फॉल्स होगा। उसके बाद मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कॉन्ट्रेरीज। कॉन्ट्रेरीज किसके बीच में होता है, यूनिवर्सल एफर्मेटिव यानी कि ऑल, यूनिवर्सल नेगेटिव मतलब ई। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होता है कि दीज बोथ कैन बी फॉल्स टुगेदर बट कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर। सब कॉन्ट्रेरीज में हमको क्या देखना था कि वन इज अ पर्टिकुलर एफर्मेटिव, अदर इज द पर्टिकुलर नेगेटिव, दीज बोथ कैन बी ट्रू टुगेदर बट कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर। यस, अभी फिर उसके बाद मैंने आपको एक्सप्लेन किया था जो फोर्थ कंडीशन था वो था पॉजिटिव सबऑल्टरनेशन, दैट इज बिटवीन यूनिवर्सल एफर्मेटिव एंड पर्टिकुलर एफर्मेटिव। इसके बारे में भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि अगर यूनिवर्सल ट्रू है तो पर्टिकुलर ट्रू हो जाएगा, बट अगर पर्टिकुलर का ही सिर्फ हमें वैल्यू मालूम है तो ए के बारे में हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं, वो क्या रहता है, डाउटफुल या अनडिसाइडेड। वैसे ही जैसे कि ई अगर ट्रू होता है आपका तो ओ भी ट्रू हो जाता है, बट ई फॉल्स होता है तो ओ आपका क्या रहता है, डाउटफुल रहता है। यहाँ पर मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है किस तरीके से इसमें से लीडिंग क्वेश्चन बनते हैं। कि इस तरीके से एक लीडिंग क्वेश्चन बनाया जाता है कि सपोज ए ट्रू है तो फॉल्स कौन कौन सा होगा। तो अगर ए ट्रू है, यहाँ से जैसे कि फर्स्ट लाइन में एक्सप्लेन किया है कि ए ट्रू है तो आपका आई, ए इज ट्रू देन आई इज ट्रू, ए इज ट्रू देन आई इज ट्रू एंड ई इज फॉल्स। ए ट्रू होगा तो ई फॉल्स होगा, आई ट्रू होगा और आपका इसके कंट्राडिक्टरी में ओ क्या होगा, ओ भी फॉल्स हो जाएगा। ये आपकी कंडीशन तीनों की पता चल गई एक अकेले से कि ए ट्रू था तो आई ट्रू हो जाएगा बिकॉज इसका पॉजिटिव सबऑल्टरेशन था, और ए ई क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा और ओ फॉल्स हो जाएगा। ये आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर ए, अब दूसरा कंडीशन में देखेंगे कि अगर ए फॉल्स होता है तो ट्रू कौन कौन होगा, अगर ये फॉल्स है तो ओ वाला ट्रू हो जाएगा। क्लियर हुआ सबको। एंड ई क्या हो जाएगा, ई डाउटफुल हो जाएगा और आई भी डाउटफुल हो जाएगा, क्योंकि ए अगर ट्रू होता है तो ही आई ट्रू होता है, बट ए अगर फॉल्स है तो आई भी डाउटफुल हो जाता है। अभी जैसे यूनिवर्सल निगेटिव की वजह से देखेंगे, अभी हमने देखा था यूनिवर्सल एफर्मेटिव से, अब हम देख रहे हैं यूनिवर्सल निगेटिव से।
यूनिवर्सल नेगेटिव में क्या होता है कि अगर ई ट्रू है तो ओ भी ट्रू होता है, ई ट्रू है तो ए फॉल्स हो जाता है और आई भी फॉल्स हो जाता है, क्योंकि इसके कंट्राडिक्टरी में आ रहा है, ये कॉन्ट्रेरीज में आ रहा है, ये आपका सब ऑल्टरनेशन में आ रहा है नेगेटिव में। अभी हम देखते हैं कि अगर ई फॉल्स है तो क्या पोजीशन होती है। अगर ई फॉल्स है तो आई आपका ट्रू हो जाता है, ए आपका डाउटफुल रहता है एंड ओ इज ऑल्सो डाउटफुल। अगर आई ट्रू है, आई के बारे में देखेंगे, अगर आई ट्रू है तो ई को फॉल्स होना पड़ेगा और ये वाला आपका डाउटफुल हो जाएगा, क्योंकि सम होल को कवर नहीं कर सकता, और ओ भी डाउटफुल हो जाएगा। अगर आई की अभी फॉल्स की पोजीशन देखेंगे, अगर आई फॉल्स है तो ओ को ट्रू होना पड़ेगा कंट्राडिक्टरी में, और आपका ए भी फॉल्स हो जाएगा, और क्या इसमें से ई आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगर ओ ट्रू है, अब ओ के बारे में देखेंगे, ओ ट्रू है तो ए को फॉल्स होना पड़ेगा, कंट्राडिक्टरी है, और ई क्या रहेगा, ई आपका डाउटफुल हो जाएगा एंड आई इज ऑल्सो डाउटफुल। अब हम इसकी ओ की वैलिडिटी फॉल्स से देखेंगे, अगर ओ फॉल्स है तो आई आपका ट्रू हो जाएगा और ई भी फॉल्स हो जाएगा एंड एज ट्रू हो जाएगा कंट्राडिक्टरी में। आई होप इतना डायग्राम सबको क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से क्वेश्चन वहां पर पुटअप कर सकते हैं, मैं उसको जरूर या तो व्हाट्सएप ग्रुप में या नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करने की पूरी कोशिश करूंगी। एंड आप इसको एक बार थॉरोली रीडिंग करें, इन कंडीशन को आपको लर्न करना पड़ेगा, और इन चारों को, जैसे कंट्राडिक्टरीज में कौन किसके सामने आता है, कौन किसका कंट्राडिक्टरी है, कॉन्ट्रेरीज में किसका रिलेशन देखते हैं, सब कॉन्ट्रेरीज में किस किस के बीच के रिलेशन की बात होती है, पॉजिटिव सब अल्ट्रेशन में किसकी बात रहती है, निगेटिव अल्ट्रेशन में किसकी बात रहती है, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। जब एक बार आपको ये लर्न हो जाएगा तो आप फिर इन कंडीशन को भी लर्न करने के बाद में इस डायग्राम को अच्छे से समझ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। Kindly do like, share and subscribe for more videos. Thank you everyone.